पहलगाम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है और जब आप पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करते हैं तो वहां एक 800 मीटर लंबा मैदान है, बैसरन, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यही वह जगह है जहां एक सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसमें कई समूहों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम किया। इसमें कई समूहों ने मिलकर आधुनिक तकनीक और आपसी तालमेल के साथ रणनीति बनाई। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बैसरन के पास एक गांव है, गुड़ी, जो अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा क्षेत्र में आता है। इसी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ, आदिल हुसैन। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि भविष्य में वह इतने बड़े घटनाक्रम से जुड़ जाएगा। आदिल ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और बाद में कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। वह एक शिक्षक भी बन गया। लेकिन एक बात नोटिस की गई, वह कुछ घटनाओं के बाद वहां मौजूद रहता था। हालांकि उसका नाम किसी गतिविधि में नहीं आया। एक दिन उसने घर वालों से कहा कि वह परीक्षा देने जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह घर वापस नहीं आया और अचानक गायब हो गया। परिवार ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बिना बताए उसने विदेश जाने की योजना बनाई और वीजा लेकर देश से बाहर चला गया। वहां पहुंचकर उसने कुछ संगठनों के साथ जुड़कर प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संगठनों ने निगरानी बढ़ाई और कई देशों पर दबाव बनाया गया। स्थिति को देखते हुए एक नई रणनीति बनाई गई और एक नया संगठन बनाया गया। इस नई योजना का उद्देश्य था कि गतिविधियां जारी रहें, लेकिन पहचान छिपी रहे। सभी रिपोर्ट भारत के बाहर की हैं और अगर आपको इन पर भी विश्वास नहीं है तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने CNN इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया था कि हाँ, हम कश्मीर में लड़ने के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं और बाद में उन्हें पाकिस्तान में हीरो की तरह स्वागत किया जाता था। ये हमारे हीरो हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने डॉन को दिए इंटरव्यू में माना कि लश्कर ए तैयबा जैसे गैर राज्य तत्वों ने मुंबई पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया। हाल ही में आपने वह मशहूर तस्वीर भी देखी होगी जिसमें पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप एक UN द्वारा घोषित आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ खड़ी है। मैं इसे संक्षेप में बता रहा हूं। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन, FATF, इन सब की कई रिपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान और आतंकवाद के बीच संबंध को दिखाती हैं। इतनी रिपोर्ट्स हैं कि पूरी रात भी कम पड़ जाए। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स हैं, इसलिए इसे भारतीय यूट्यूबर या भारतीय एजेंसियों की कहानी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब कहानी पर वापस आते हैं। अब तक पाकिस्तान आर्मी का पैरा कमांडो हाशिम मूसा सेना छोड़कर LET के साथ काम कर रहा था। आदिल ठोकर, जो कश्मीर से पाकिस्तान गया था, वहां ट्रेनिंग ले रहा था। इसका मतलब है कि पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकवादी पाकिस्तान में सक्रिय थे। TRF पहले ही बन चुका था। इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को प्रमुख बनाया गया जो भरोसेमंद हो, कुशल हो और स्थानीय कश्मीरी हो, ताकि स्थानीय स्तर पर भर्ती और नेतृत्व आसान हो। इसके लिए मोहम्मद अब्बास शेख को चुना गया, जो कुलगाम के कायमोह गांव का रहने वाला था। वह 1996 से आतंकवाद में सक्रिय था। उसे TRF का प्रमुख बनाया गया। हालांकि उसे संस्थापक भी कहा जाता है, लेकिन वह पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था। उसके साथ शेख सज्जाद गुल भी जुड़ा हुआ था। पहलगाम हमले की योजना और होटल से लोकेशन बदलकर पहलगाम करने का विचार उसी का था। TRF के पूरे नेटवर्क को ये दोनों संभाल रहे थे। इसके बाद OGW नेटवर्क की जिम्मेदारी फारूक अहमद को दी गई, जो बाद में मुजफ्फराबाद POK चला गया और वहीं से ऑपरेशन संभालने लगा। OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर, ये वो लोग होते हैं जो हथियार नहीं उठाते, लेकिन आतंकवादियों को खाना, ठिकाना और जानकारी देते हैं। बिना OGWs के आतंकवादी संगठन काम नहीं कर सकते। आतंकवादी LOC पार करके सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ से कश्मीर में आते थे। फिर OGWS उन्हें किश्तवाड़ के घने जंगलों से अनंतनाग ले जाते थे, जहां छिपना आसान और पकड़ना मुश्किल था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला हुआ।
आज तक किश्तवाड़ में सेना ऑपरेशन चला रही है। 2022 तक उनका नेटवर्क पूरी तरह तैयार हो चुका था। टीआरएफ ने सोशल मीडिया और टेलीग्राम का उपयोग कर प्रोपेगेंडा फैलाया और लोगों को जोड़ा। उन्होंने गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया, बम धमाके किए और कई लोगों की हत्या की। लेकिन 23 अगस्त को श्रीनगर में टीआरएफ प्रमुख मोहम्मद अब्बास शेख को पुलिस ने मार गिराया। इसके बाद शेख सज्जाद गुल नया प्रमुख बना। इस दौरान कश्मीर में हालात बदल रहे थे। पत्थरबाजी कम हो गई, पर्यटन बढ़ गया, निवेश बढ़ा। टीआरएफ का मुख्य लक्ष्य इस विकास को रोकना था, लेकिन पर्यटन लगातार बढ़ता रहा। सितंबर 2023 में हाशिम मूसा और अली भाई कश्मीर में घुसे और ओजीडब्ल्यूएस की मदद से छिपे रहे। उनका प्लान था कि भविष्य के हमलों का नेतृत्व मूसा करेगा। अक्टूबर 2024 में आदिल ठोकर भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर वापस कश्मीर आ गया और इस तरह पहलगाम हमले की तैयारी पूरी हो गई। इसी दौरान एक और आतंकी, जिसका नाम एहसान बताया जाता है, कश्मीर में दाखिल हुआ, लेकिन ये पुष्टि नहीं हो पाई कि वही एहसान पहलगाम हमले में शामिल था या नहीं। कश्मीर में घुसने के बाद कुछ समय तक इन्होंने गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया, खासकर वो मजदूर जो विकास कार्यों में लगे थे। गगनगीर के पास छेड़ मोड़ टनल के नजदीक 6 मजदूरों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। इसके बाद डेरा की गली यानी डी के जी में भी हमला किया गया और इस तरह कश्मीर में लगातार हमले जारी रहे। करीब 2 महीने बाद दिसंबर 2024 में श्रीनगर के दाची गांव इलाके में जुनैद अहमद भट्ट नाम के आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेर कर मार गिराया। उसके पास से एक मोबाइल मिला जिसमें पाकिस्तान से जुड़े सबूत थे, इंस्ट्रक्शंस, एनक्रिप्टेड मैसेज और कई अहम जानकारियां। उसी मोबाइल में एक तस्वीर भी मिली जो बाद में काफी वायरल हुई। पहले इस तस्वीर में मौजूद लोगों की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पहलगाम हमले के बाद जब स्केच बने तो यही फोटो दोबारा सामने आई। जब ओजीडब्ल्यूएस पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि तस्वीर में दाईं तरफ वाला शख्स मूसा था और उसके साथ खड़ा था जुनैद। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में अमेरिकी एम4 राइफल्स का इस्तेमाल किया गया, जो AK-47 से कहीं ज्यादा एडवांस्ड होती हैं। घटनास्थल से मिले कारतूसों की बैलिस्टिक जांच में भी यही सामने आया कि M4 और AK-47 दोनों का इस्तेमाल हुआ था। कहा जाता है कि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अरबों डॉलर के हथियार ब्लैक मार्केट में पहुंच गए और वहीं से ये हथियार आतंकी संगठनों तक पहुंचे। इन हथियारों को ड्रोन के जरिए कश्मीर में गिराया गया और ये सप्लाई सिस्टम कई सालों से सक्रिय था। अगस्त 2024 में लश्कर ए तैयबा के नेता सैफुल्लाह कसूरी ने हमास के नेता खालिद मशाल से दोहा, कतर में मुलाकात की। 5 फरवरी 2025 को हमास के नेता पहली बार पीओके पहुंचे, जहां एक बड़ा कॉन्फ्रेंस और रैलियां आयोजित की गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान हमले की रणनीति, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और टारगेटिंग पर चर्चा हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पहलगाम इलाके की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस की अचानक मांग बढ़ गई। ये इमेजेस इतनी साफ होती हैं कि जमीन पर मौजूद छोटी से छोटी चीज भी नजर आ जाती है और इनका इस्तेमाल हमले की प्लानिंग में किया जाता है। 12, 15, 18, 21 और 22 फरवरी इन तारीखों को लगातार ये इमेजेस मंगवाई गई और यहीं से कहानी और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है।